आज का हम टॉपिक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है इंडिया का और बर्निंग इशू विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि हमारे देश में पहले से इस वर्ड को जाना जाता था। 2023 में वर्तमान के सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया और इस विधेयक को जो है 128 अमेंडमेंट बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया और इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत में कुछ आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको मैं अलग अलग पॉइंट्स के साथ कवर करूंगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से ध्यान से एग्जाम के लिए तैयार करना। तो सबसे पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा कि ये क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या है इसमें। नेक्स्ट लेना चाहूंगा इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आइडेंटिटी या पोजीशन क्या है। ये ऐसा तो नहीं कुछ भी ऐसी बात हो रही है इसमें और संसद का समय जा रहा है इसमें। और नेक्स्ट अभी स्टेप में लेके चलूंगा कि वर्तमान में जो अभी तक इसमें कितने अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं इस बिल को लेकर। कौन सा, जिसको पहले विमेन रिजर्वेशन बिल कहते थे और वर्तमान में क्या कहते हैं इसमें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस वर्ड को देखिएगा, इसका कोई विरोध नहीं करता। और लास्टली मैं बात करूंगा इसमें कि इसके साथ संविधान में कौन कौन से नए नए आर्टिकल्स आ गए है ना। अगर बाई चांस ये यूज हो जाता है या आ जाता है हमारे देश में, तो हमारे संविधान पे कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाएंगे इसमें, तो हम लिखेंगे इसमें न्यू आर्टिकल्स। तो इतने सारे सेक्शंस को लेकर जो है मैं आपका ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिखना कुछ है, ध्यान से सुनना है आपको और बाद में इसको आराम से लिखना। तो सबसे पहला मेरा सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन की शुरुआत में करूंगा इसमें। भारत की आज़ादी के समय जब संविधान सभा संविधान को बना रही थी तो महिला आरक्षण के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं रखा गया इसमें, क्योंकि इससे पहले हमारे जो भी पॉलिटिशियन थे, जिसमें कि सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की एक बहुत ही उच्च कोटि की पॉलिटिशियन भी थी और राज्यपाल जैसे पद को भी ग्रहण कर चुके। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को एक लेटर के थ्रू ये मैसेज दिया कि women in India are not in need of any type of reservation, so that it would be a kind of insult of the women power in India if reservation type of thing would be granted to them separately. ऐसा क्यों कहा गया होगा इसमें, क्योंकि 1935 के एक्ट में जहां अंग्रेज जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई को अलग अलग भागों में बांटना चाहते थे, जैसे कि ST SC कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, उसी तरह से मुसलमानों का आरक्षण जो है 1909 के पार्लियामेंट का एक्ट में आ चुका था। भारत में सिखों के लिए आरक्षण की बात की जा रही थी। अब जो है बात हो रही थी कि भारत की आधी आबादी महिलाओं को भी अगर बांट दिया जाए तो फिर तो आज़ादी की लड़ाई ऐसी कम होगी। उस समय महिला प्रतिनिधित्व की तरफ से जो है इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। तो हमारे संविधान में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की बात कभी भी नहीं रखी। आज़ादी के बाद धीरे धीरे प्रशासनिक स्तर पर जब देखा गया कि महिलाओं को अगर विशेष स्थिति दी जाए तब हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति भी बढ़िया हो जाए और कानून बनाने की संस्था में, जिसको हम देश में संसद और राज्यों में विधानसभा कहते हैं, वहां पर इनकी स्थिति को और मजबूत बनाया जा सके। सबसे पहले इसकी संकल्पना जो है 1974 में की गई, 1974 में, और कहा गया हमें कुछ ऐसा कुछ एजेंडा बनाना चाहिए, ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। जब हम बात करते हैं लोकल बॉडीज के बारे में, तो लोकल बॉडीज का मतलब होता है जैसे जल बोर्ड हो गया, जैसे कि स्थानीय स्वशासन में पंचायती हो गया, नगर निगम हो गया। तो लोकल बॉडीज के बारे में बात की, लोकल बॉडीज के बारे में जो बात की गई इसमें, इसके ऊपर अलग अलग तरीके से विचार बने और उसी के तहत भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74 अमेंडमेंट किया गया, जो कि 1993 में किया। 1993-94 में पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे शब्द की मांग की गई और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और भारत के संविधान जो ये पंचायती राज है, जो 73rd आपका जो है ग्राम पंचायत, इसमें आर्टिकल 3 के डी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात को मान लिया। हम बात कर रहे हैं इसमें महिलाओं के आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई और आगे कहां तक जाएगी और इसका संवैधानिक पक्ष क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की इसमें कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो है पंचायतों में इसकी आरक्षण की प्रोविजन की गई थी। इसमें 43 के डी में हमने अलग से स्पेसिफाइड किया था। इसके तहत जो है 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की।
लेकिन ये बात को छोड़ दिया गया था कि कोई भी राज्य चाहे तो इसकी आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है और 50% से ज्यादा नहीं कर सकता, कि वो सुप्रीम कोर्ट का रूल है हमारे पास। और आज भारत में स्थिति यह है कि भारत में 21 राज्य हैं। कितने? सभी बोले कितने? 21 राज्य हैं, 21 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जहां पर 50% रिजर्वेशन किसको है? महिलाओं को। अब हमारे देश में महिलाओं को उच्च स्तर पर भी जो है रिजर्वेशन की बात कही। इसके लिए सबसे पहले जो है एच.डी. देवगढ़, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, मिली जुली सरकार, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में 1996 में जो है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने पहली बार महिला आरक्षण संबंधी एक विधेयक प्रस्तुत किया और इस विधेयक का नाम था आपका 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 1996 में पहली बार एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने संसद में 81 संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं का जो है बिल प्रस्तुत किया कि इनको 33% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार का गठन का नाम क्या था? यूनाइटेड फ्रंट। क्योंकि ये मिली जुली सरकार थी, इसलिए महिलाओं के आरक्षण से संबंधित कोई कंसेंसस नहीं बन पाया और ये बिल गिर गया, यानी कि सरकार बाद में गिर गई और ये बिल बाद में पास हो गया। ऐसे समय में 1996 का ये पहला जो विधेयक था, ये विधेयक अपने आप में एक माइलस्टोन साबित हुआ कि नहीं, महिलाओं के लिए कुछ अलग से सोच बनाने की बात हो। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें कि भारत के संदर्भ में महिला आरक्षण विधेयक या वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे पहले कौन सा था? तो 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ था ये? 1996 में हुआ, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया था और इसके बाद रेगुलर इस पर बात चलती रही और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय 3 बार अलग अलग प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये प्रस्तुति एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि उस समय अलायंस गवर्नमेंट चल रहा था। 20, 25, 26 अलग अलग पार्टियों की सरकार चल रही थी और पार्टीज जो है एक विचार से दूसरे विचार में सहमत नहीं थे। इसमें ना होने के दुनिया भर के रीजन हो सकते हैं इसमें, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आया हो। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि 2008 के समय में इसके ऊपर चर्चा चली और 2010 में दोबारा भारत में एक नया संविधान संशोधन विधेयक आ गया जिसको 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। इस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मनमोहन सिंह सरकार। तो सबसे पहले हमने बात किया अमेंडमेंट नंबर 81, अब दूसरा आ गया अमेंडमेंट नंबर 108। 108 अमेंडमेंट के बाद जो है हमने देखा इसमें कि राज्यसभा में पास हो गया, फिर बाद में लोकसभा में नहीं हुआ और ये महिलाओं के आरक्षण की बात निरंतर चलती रही। इसमें अलग अलग समय में अलग अलग जो है इनकी कंडीशन थी। भारत में एक ऐसा समय आया कि जब भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उस समय यूपीए सरकार की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा जो सबसे सशक्त सदन होता है सरकार का, उसकी जो अध्यक्ष पद पर थी, लोकसभा के अध्यक्ष थी मीरा, यानी तीनों ही महिलाएं। और तीनों महिलाएं होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि देश में कि अब तो महिला आरक्षण बिल तो पक्का से पक्का पास हो जाएगा, लेकिन पास नहीं हुआ। तो जाहिर सा बात है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। महिला आरक्षण के ऊपर जो है बहुत सारे विचार ये दिए जा रहे थे कि महिलाओं का आरक्षण दिया जाना संसद में या विधानसभा में, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी भी महिला का सीट डिक्लेयर कर दिया जाए कि महिला का सीट होगा और लीडरशिप नहीं होगी, तो लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज करने की बात होगी और इस पक्ष के साथ जो है इसको कभी लागू नहीं किया। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि महिलाओं का प्रतिशत, अब मैं बात करूंगा महिलाओं की वर्तमान स्थिति है। आज भारत में महिलाओं की स्थिति जो है पूरे 100% में से देखी जाए तो ये लगभग 49% भारत में महिलाएं। परसेंटेज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें हम परसेंटेज की बात करें 48.49 में चले जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें कि भारत में महिलाओं की स्थिति में वोट डालने वाली महिलाओं का अगर वोट परसेंट देखा जाए इसमें, तो ये हमारे पास 68% अप्रॉक्सीमेट है, जबकि 67.5% सिर्फ मेल है और फीमेल 68% वोट। यानी कि वोट में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं जो है वो पुरुषों से भी ज्यादा। ऐसी स्थिति में जो पुरुषों से भी ज्यादा वोट डालती है देश में, अगर उनके हम प्रतिनिधित्व की बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें, जो कि हमारे कुछ भारत में विधानसभा में और संसद में देखी गई, तो ये 15% से भी कम, 15% से भी बिलो। कुछ राज्यों में 10-12% में सिमट कर रहेगी,
जबकि इनकी आबादी जो है भारत की आबादी का 50% अप्रोक्सीमेट वोट डालने में ये पुरुषों से भी ज्यादा है, 68%। अगर मैं 68% कहता हूँ उसमें, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 100 करोड़ में अगर 68% ले लिया जाए तो पूरी अमेरिका की आबादी जो है लगभग 35 करोड़ है। यानी अमेरिका की आबादी की दुगनी आबादी जो है भारत में तो सिर्फ वोट डालती है। इतना हाई परसेंटेज रेट होने के बाद भी इनका रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे हाउसेस में, पार्लियामेंट और असेंबलीज में 15% और उससे भी कम है। ऐसे समय में जब उनका परसेंटेज कम होगा तो जाहिर सा बात है कि देश में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का जो सब्जेक्ट हो, सरकार कितने भी योजनाएं बनाते हैं, ये योजना व्यवहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकती। ऐसे समय में वर्तमान में 2023 में जैसे ही हमने संसद के पुराने सदन को, जिसको एडमिन लुटियंस ने बनाया है, और वर्तमान में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो, ऐसा कहा जाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में था एडमिन लुटियंस के समय ही लिया गया इसके स्ट्रक्चर को लेकर। इसमें हमारा पार्लियामेंट भी होगा, इसमें हमारा राष्ट्रपति निवास भी होगा, इसमें हमारे ऑफिशियल्स वर्क का भी सेक्शन होगा। ये सेंट्रल विस्टा करने के लिए एक छत के नीचे सारे काम को जोड़ा गया। तो बाद में इसी प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की बात है इसमें। और इसके पहले दिन के भाषण में वर्तमान के 17वीं लोकसभा के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पहले दिन की शुरुआत जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ, जिसको भारत के संविधान में 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अभी तक महिलाओं से संबंधित कितने अधिनियम या अमेंडमेंट्स आ चुके हैं महिला बिल से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमारा कौन सा था इसमें 81, कौन सा था 81, रेड कलर से करो दोस्तों, 81। दूसरा कौन सा था 108, तीसरा कौन सा था। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो याद कैसे करें, तो मुझे लगता है कि मैंने एक लॉजिक से शायद मैं इसको याद कर सकता। इसमें 8 वर्ड का कॉमन सा फीचर है, सही बात है। यानी हम देख रहे हैं इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 वर्ड का कॉमन फीचर है। तो इससे हम कुछ कॉमन का अपना सेंस बना सकते हैं इसमें, और कॉमन सेंस के जरिए इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें 2010 और 2010 के साथ ये 28 है, ऐसा करके कुछ जोड़ सकते हैं। हालांकि 3 याद करने में कुछ ज्यादा समस्या है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा इस अमेंडमेंट के तहत भारत में जो है अब कौन कौन से नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। अगर ये बाई चांस आ जाता है, लागू हो जाता है इसमें, तो हमारे पास न्यू आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में 328 का ए, पहले मैं लिख लेता हूँ, 330 का ए और 332 का ए, ये 3 नए आर्टिकल्स जुड़े हुए। अब जरा ध्यान से देख लेते हैं तीनों आर्टिकल्स में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिससे कि हमें याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम 328 के डबल ए की बात करेंगे। तो भारत की राजधानी कहाँ, नई दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली के असेंबली इलेक्शन, दिल्ली के असेंबली के महिलाओं का प्रतिशत जो है 1/3 रखने की बात नहीं जाती। तो 228 डबल ए किसके लिए है, दिल्ली लेजिस्लेचर के लिए, दिल्ली की विधानसभा। दूसरा 330 ए सिंगल ए, ये किसके लिए है, पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट में भी जो है महिलाओं की सीटें कितनी होंगी इसमें, 1/2। जब भी मैं बात कर रहा हूँ संसद, तो हमें ध्यान रखना होगा संसद का सिर्फ ये लोकसभा ही है, राज्यसभा नहीं है। संसद के सिर्फ लोकसभा में ही रिजर्वेशन का ये कानून या महिला शक्ति अधिनियम का ये बिल लागू राज्यसभा में। इसके बाद बात, और जब मैं बात करता हूँ 332 का ए, तो ये हमारा लागू होगा इसमें स्टेट के असेंबलीज पर, जो कि 1/3 दी है। तो यहाँ पर 3 नए हमारे पास आर्टिकल्स आ जाएंगे, और ये आर्टिकल लाने वाला जो अमेंडमेंट है उसका नाम क्या होगा, अमेंडमेंट, जल्दी बताइए क्या होगा, 128। और कौन से साल में ये 2020। लोकसभा का नाम क्या है ये, अरे बोल दो उसमें 17 लोकसभा। इसके प्रधानमंत्री कौन है, ये तो पता होगा ना, माननीय नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री। इस तरीके से नए हमारे फीचर्स जुड़ जाए। इस फीचर के साथ कुछ नई बातें कही गई हैं जो वर्तमान में थोड़ी सी चर्चा का कारण बनी हुई है, और इस पर जो है पक्ष और विपक्ष आपस में जो है विरोधाभास है, इसको भी हमें समझना चाहिए। क्या इसमें विरोधाभास और किस तरह से बातें हो रही है इसमें, जरा देखिए। सरकार जब ये बिल लेकर आ रही थी इसमें, तो
अलग अलग पक्षों ने, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने कहा ये तो हम पहले से लेके आए थे। आपको याद है 81 में हमने तो बात किया था, आपको याद है 108 में हमने तो बात किया था, लेकिन सरकार ने क्या कह दिया, इसमें कुछ नए बातें जोड़ दी और कहा इसमें ये जो कानून होगा, ये कानून तो पास हो जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा और लोकसभा में तो जाने की गारंटी हमारी है, क्योंकि बहुमत वाली सरकार है हमारी, इसमें तो फेल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पहले की सरकारों ने इच्छा शक्ति से इसको पास नहीं कराया था। अगर कराया होता तो सरकार का बहुमत होता है लोकसभा में, तो पास हो जाता। अब मैं कुछ सरकारी टिप्पणियां कर रहा हूँ जो सरकारों के द्वारा कही, पार्टियों के द्वारा कही। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है इसमें कि सरकार ने इसमें कौन कौन से या सरकारी बिल लेके आई तो सरकारी बिल हुआ, कौन कौन से इसमें बात कही है, तो नंबर 1 बात ये है कि इसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को। सबसे पहले ध्यान से सुनते हैं, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन, और ये रिजर्वेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए, यानी कि राज्यसभा के लिए नहीं होगा और विधान परिषद के लिए नहीं होगा। पहली बात। अब ये 1/3 जो हमारा रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन जो पहले से चल रहा है रिजर्वेशन, उसी के अनुपात में दिया जाए। जैसे कि मान लो पहले अगर ST/SC कम्युनिटी में, SC को जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, SC कम्युनिटी में मान लेते हैं पहले, अगर ये 30 सीटें दी जा रही है रिजर्वेशन, SC टोटल SC को 30 सीटें दी जा रही लोकसभा, तो इसका 1/3 कितना होगा, यानी कि 10 सीटें आप महिलाओं को ये सिर्फ आरक्षित, यानी कि ये कोटा के अंदर कोटा वाला रिजर्वेशन हो। पहले कहा जाता पूरा रिजर्वेशन होगा, नहीं, ये कोटा के अंदर का कोटा, आगे रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया ना जा सके। यानी कि ST और SC कम्युनिटी में अगर 30% 30 रिजर्वेशन था सीट का, तो उनका अब जो है 1/3% रिजर्वेशन जो होगा, यानी महिलाओं का होगा 10 सीटें रिजर्व। इसने जो है अपने आप में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि रिजर्वेशन का स्लैब नहीं बढ़ेगा इसमें। दूसरा, महिलाओं का रिजर्वेशन का जो सेक्शन होगा, ये दिया अराउंड 3% होगा, इसमें 15 इयर्स के लिए, ये 15 सालों के लिए, और 15 साल का मतलब क्या होता है, 3 बार की सरकार, 5 साल की एक बार सरकार चुनी जाती है, 3 बार की सरकार, और जरूरत होगी तो बाद में बढ़ा दी जाएगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में जब आरक्षण लागू हुआ था, हालांकि आरक्षण में हमारा एक संवैधानिक क्लाउज है, सिर्फ ये संविधान नहीं, ये हमारे आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया हुआ, जिसको हम कहते हैं 16(4), आर्टिकल 16 के 4 पार्ट में रिजर्वेशन को यूज किया गया, यानी कि विशेष प्रशासन की बात है। यहाँ पर 15 वर्षों के लागू होगा, जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सके और उस वक्त खत्म भी किया जा सके। महिलाओं के लिए दिया जाने वाला ये आरक्षण जो होगा, इसके ऊपर जो है ध्यान देने की बात ये है इसमें कि अभी के समय में इसका पोस्ट रोटेशनल रखने की बात की जाए, यानी कि इसको रोटेशन किया जाएगा। किसी महिला को एक बार अगर बनाया जाता है तो बाद में इसको बनाए जाने के चांसेस हो ना हो, इस पर चर्चा करने की बात को छोड़ दें। यहाँ पर हम 1/3 वाली मेजॉरिटी सेक्शन को अभी हमने सिर्फ जो दिया हुआ वो सिर्फ हम लोकसभा में और विधान सभाओं में दिया। यहाँ पर हमारे विपक्ष में एक बड़ा डोमेन आ गया है विवाद, और विवाद का कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा गर्मा रहा है, और इसका नाम है हमारा OBC का रिजर्वेशन। विपक्षी पार्टियां मान रही है इसमें कि हमारे देश में OBC सबसे ज्यादा लोग, SC और ST तो चलो छोटे संख्या में है, इसमें OBC में सबसे ज्यादा महिलाएं, और आपने OBC वालों को महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया, ये रिजर्वेशन गलत। इसके ऊपर बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है इसमें, लेकिन सरकार ने पूरा मन बना लिया इसमें कि रिजर्वेशन का प्रावधान जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ST और SC के लिए होगा, और उसमें OBC के लिए नहीं होगा। इसमें राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होगा, और उसमें राज्यों की विधान परिषदों में भी रिजर्वेशन नहीं होगा। इसके लिए महिलाओं, इस बिल का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा अमेंडमेंट, 128 2023 लोकसभा 17 लोकसभा के द्वारा, और 17 लोकसभा के द्वारा ये बिल अभी जो है चर्चा में आया हुआ। इसमें आने वाले समय में जितने भी सेक्शंस मैंने बताए हैं